Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार श्रीवास्तव। बिहार नाउ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार नाउ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत बड़े बड़े हस्तियों से रूबरू कराया जाता है। ऐसी ऐसी हस्तियों से जो अपना जलवा बिखेर रहे हैं पूरे बिहार में और अपनी रोशनी से आलोकित कर रहे हैं सभी जगह। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास बैठे हैं एक बहुत ही महान शिक्षाविद और जिनके पास जुनून है, जज्बा है और कुछ करने की तमन्ना है, श्री उमेश सिंह चौहान। तो आपसे धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर के कि आप बिहार नाउ के प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं और आप बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। पटना में या बिहार में, बिहार से बाहर भी कहीं भी अभी कोई कार्यक्रम हो, कोई भी एक्टिविटी हो, क्विज कंपटीशन हो, उसमें आप ना रहें ये ऐसा हो नहीं सकता है। आपके बिना वो सुना हो जाता है। सर, आपने ऐसी क्या खूबी है, आप अपने बारे में खुद इनकी जुबानी। जी, थैंक यू सर। आप मेरे बारे में इस तरह का क्वेश्चन पूछे, बहुत आनंद आता है। बच्चे ही मेरे भगवान होते हैं, उनको मैं भगवान जैसा मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा जहाँ रहे, जिस फील्ड में रहे, बहुत ऊंचाई पर। हमेशा सोचते हैं कि हमारा बच्चा नंबर 1 पर है, इसलिए हम जहाँ भी रहे, टीचिंग लाइन में करीब 20-30 स्कूलों में मैंने पढ़ाया। इंडिया के विभिन्न शहरों में मैं गया एज ए क्विज मास्टर के रूप में। बहुत सारे प्रोग्राम दिया, इंडिया टुडे की तरफ से मैं काम करता था, वहाँ पर भी गया। तो बहुत आनंद। तो मैं जहाँ भी रहता हूँ, हम अपने बच्चे को सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ऊंचाई पर जाए, इसी जुनून। तो मेरा जुनून का राज है कि मैं अपने को नहीं, मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ, अपने लोगों को चाहता हूँ, इसलिए मेरा जुनून बरकरार रहता है। सर, मैंने आपको क्विज कंपटीशन में भी देखा है बहुत जगह। तो जो एक्टिविटी आपके पास है, तो आप तो बच्चों के बीच में रहे हैं। सर, ये कल्चरल एक्टिविटी में आपका ये मोटिवेट आप कैसे हुए, ज़रा आप बताएंगे। जी, मैं बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया, CBSE एफिलेटेड स्कूलों में पढ़ाया और जहाँ भी रहा वहाँ के डायरेक्टर को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ कि मेरे टैलेंट को लोग जान जाते थे और कहते थे कि ये चार्ज को संभालिए। और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। खासकर BD पब्लिक में मैं था और रिस्पेक्टेड सर मैडम मेरे को बहुत मानते थे, लोग बहुत भरोसा किए और सब कुछ चार्ज वहीं पर। और वहाँ से बच्चे को मैं लेकर वहीं से मैं सीखा। जो भी आज मेरे पास टैलेंट है वहीं से मैं सीखा। और सर मैडम, रिस्पेक्टेड सर और मैडम का बहुत स्नेह और प्यार मिलता था और फुली मेरे पर विश्वास करते थे। और मैं भी चाहता था कि मैं जहाँ जाऊँ जीत कर आऊँ। और यही वजह था कि पूरे पटना एक तरफ और BD पब्लिक एक तरफ होता था और नंबर 1 हमेशा होता था। तो उन बच्चों के साथ आज हमारे बच्चे 17 कंट्री में है। 17 कंट्री का तो लिस्ट मेरे पास है और उनको मैंने बहुत बारीकी से उनके टैलेंट को देखा, पहचाना और आज भी बड़ा याद करते हैं बच्चे। तो उन बच्चों के साथ मेरा टैलेंट छिपा हुआ है और उनके चलते मैं भी चार्ज हो गया। सर, आपको तो बहुत लोग जानते हैं और बहुत सम्मान आपका मिलता है, हर जगह आपका सम्मान मिलता है। लेकिन देश के बाहर भी, विदेश में, जैसा कि नेपाल, हमने जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप एक बार गए थे। सर, वहाँ के माहौल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा सर, डिफरेंट है, थोड़ा पॉवर्टी है, गरीबी है, लेकिन लोग कर्मठ है, काम करते हैं। जहाँ मैं देखा सब लोग अपने कामों में ईमानदारी है और अच्छा है। और लोग जहाँ है अपने जुनून से कामों में। नेपाल में 4-5 दिन मैंने वहाँ पर ही किया, विजन किया, देखा, ठहरा, बहुत सारे दर्शनीय स्थान वहाँ पर घूमा, बहुत सारे लोगों से रूबरू हुआ। तो मैंने यही निकाला कि मेहनत है, संसाधन वहाँ पर कम है, लेकिन लोग वहाँ के मेहनती है और मेहनत के बल पर आज भी नेपाल, काठमांडू बहुत अच्छा कर रहा है। सर, पर्यटन के क्षेत्र में मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आपको मैं देखता हूँ कि बहुत जगह आप कलकत्ता से लेकर कहाँ तो पर्यटन में आप भी बहुत आगे हैं और बहुत दुनिया को देखे हैं आप। तो जो आप बाहर में देखे हैं पर्यटन क्षेत्र में, उसमें आपका क्या रहा है। जी, टूरिस्ट विभाग को थोड़ा समय और चाहूँगा, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार को मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा अपार संभावना है। एक समय था जब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश में महत्वपूर्ण हुआ करता था, सारे लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर होते थे, लेकिन अब टर्सरी सेक्टर बूम किया है, उसमें टूरिस्ट को बहुत बढ़ावा देना है। आज भी हमारे देश में, जिस देश में सर्विस जितने ज़्यादा मिलेगा वहाँ लोग आएंगे। तो इंडिया में भी अभी हम लोग स्विट्जरलैंड की कल्पना करते हैं और विदेश में हम जाने की कल्पना करते हैं। अपने देश में भी बहुत सारे ऐसे संभावनाएँ हैं, लेकिन सरकार को, भारत सरकार चाहे स्टेट गवर्नमेंट को मैं सुझाव देना चाहूँगा कि टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट सेक्टर पर बहुत ज़्यादा, ये टर्सरी सेक्टर में आता है और गवर्नमेंट
ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुरक्षा दे, सुविधा दे और बढ़ावा दे तो हमारा आय का स्रोत होगा इंडिया गवर्नमेंट को, भारत गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसमें और सुधार की ज़रूरत है। सुरक्षा की दृष्टि से, फैसिलिटी की दृष्टि से, सर्विस के दृष्टिकोण से थोड़ा और अच्छा हो जाता तो अपने इंडिया में बहुत कुछ है, अपार संभावना अपने इंडिया में है। सर अब मैं चलता हूँ थोड़ा, आप तो शिक्षाविद रहे हैं, बहुत पुराने शिक्षाविद हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत दूर तक कामयाब रहे हैं और अभी भी कामयाब हैं। तो सर पहले के माहौल में और अभी के माहौल में शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ आपके नज़रिया से? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। क्या समय था, पहले के बच्चे आज भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS भी बन चुके हैं। क्या उस समय का एक रिस्पेक्ट था, बहुत गजब का रिस्पेक्ट था। अब धीरे धीरे गुरु शिष्य के बीच डिफरेंस बनते जा रहा है। ये भौतिक युग में इतना साधन संसाधन आ गया कि दोनों के बीच डिफरेंस बनते जा रहा है। बीच में जितना भी अब कुछ हुआ गूगल सर्च के द्वारा लड़के ही हो रहे हैं। और लेकिन आज भी है, अगर दिल से लड़कों के पास अब दिल से अगर लगे हुए हैं तो आज भी रिस्पेक्ट समान मिलता है। लेकिन पहले की तुलना में सब लोग ये करता था, लेकिन अब थोड़ा कटअप। अब ज़रूरत है टीचर को खासकर अपने अंदर जितने भी कला है, 16 गुण को लगभग होता है, उस सारे गुण को बच्चे में प्रेजेंटेशन करने का। सब गुण अगर दिल से कहिएगा तो आज भी लड़का आपसे हथेलियों को उठा लेता है, आज भी हो रहा है। आप उनको उनके हित में अपना हित सोचिए। अगर उनके हित में, बच्चों के हित में अपना हित सोचिएगा तो जाहिर है कि आप कहीं भी रहिएगा लड़के आपको ऐसे उठाए रहेंगे। लेकिन माहौल बदल रहा है, आज लड़के थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, प्रेशर में आ गए हैं। पहले की तुलना में कंपटीशन कम था, बहुत सारे दबाव अब आज आ गया है, इसलिए प्रॉब्लम कुछ दूसरे टाइप का आ रहा है। सर माहौल बदल रहा है, आपने अच्छा कहा। लेकिन सर थोड़ा सा अभी जो कोरोना में हम लोग गुजरे, ये 2019 से जो हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी क्षति हुई, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा क्षति हुई। तो ऐसे में जो बच्चे हैं और जो टीचर्स भी हैं, आप तो खुद TPS के संचालक हैं, तो ऐसे में टीचर्स से लेकर के स्टूडेंट के बारे में आपकी क्या राय है? इस धरती पर जो भी प्राकृतिक प्रकोप आता है कुछ संदेश लेके आता है। इस कोरोना में मैंने देखा कि बहुत लोग बिखर गए और बहुत लोग निखर गए। तो यही हुआ कि बहुत बच्चे ऐसे हुए जो डाइवर्ट हो गए हैं, बहुत ऐसे टीचर हैं जो डाइवर्ट हो गए। लेकिन जो पेशेंस के साथ अपने को लगे रहे, उस पर कंसिस्ट होकर कुछ ना कुछ करते रहे, बहुत बड़े राइटर हो गए, बहुत बड़ा कुछ लिख दिए, बहुत कुछ ये हो गया। तो परिस्थिति आती रहेगी, आने वाले दिनों में कोविड नहीं और बड़ा परिस्थिति इससे भी ज़्यादा आएगा। तो इससे समझौता, जैसे जापान में प्राकृतिक प्रकोप बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, लेकिन वहाँ के लोग सेचुरेटेड हो गए और सबसे समझौता करने लगे और दुनिया में आज जापान एक अपना अलग पहचान बना है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहेगा। अब हमको ज़रूरत है कि अब कैसे हम उनको झेलें, कैसे उसे टसल करें। तो इस कोविड-19 में बच्चे का प्रभाव, पढ़ाई बहुत बड़ा डिस्टर्ब हुआ, बहुत सारे लोग अपने नौकरी को छोड़ दिए, इसलिए बहुत बड़ा संकट रहा। लेकिन जो थोड़ा सा अपने विवेक से काम लिए, सब कुछ संतुलन में है, अपना कहीं ना कहीं से काम करते रहे, एग्जिस्ट करते रहे। और फिर समय आ गया है, आपको 16 से सब स्कूल भी खुल रहा है, तो जाहिर है कि सब मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सब लोग जो भी क्षति लॉस हुआ है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरा एक ही संदेश होगा कि कितना से बड़ा प्रॉब्लम आते रहे, लेकिन उसमें संतुलन नहीं खोलना है, अपने बैलेंस को बनाए रखना है। जब भी हम बैलेंस बनाए रहेंगे, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो प्रकृति 99 दरवाज़ा खोलती है। ज़रूरत है उसको पहचान की। हम लोग हताश निराश हो जाते हैं और उसी में डिप्रेशन भी आ जाते हैं, और डिप्रेशन में नहीं रहना है, उसमें रास्ता, और सारे रास्ता आपके पैरों के नीचे होता है, किसी का बहुत ऊपर नहीं। आपके सारे प्रॉब्लम का जवाब आपके पैरों तले होता है। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास रखिए, और कठिन से कठिन परिश्रम आए, उससे आगे बढ़ते जाइए, सब कुछ रास्ता निकल जाएगा। एक सवाल और सर, अभी CBSE जो करंट पूछ रहा हूँ मैं, अभी CBSE का रिज़ल्ट आया है और 10th में अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना एग्ज़ाम दिए भी लोग सभी पास किए हैं। लेकिन बहुत सारी असंतुष्टियाँ भी मिली हैं, और जो अच्छे बच्चे, जो उनका भी कहना है कि भाई हमारे अनुरूप ये रिज़ल्ट नहीं हुआ। कहीं कहीं पर तो अखबारों के अनुसार ये देखा गया है कि स्कूलों में लोग हंगामा भी मचाए हैं, गार्जियंस और उनके बीच कोई तालमेल नहीं बैठा। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे, जो फ्रस्ट्रेट कुछ बच्चे अभी लग रहे हैं और जो कुछ खुशी भी है उनकी, तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी समसामयिक क्वेश्चन है। अभी जस्ट रिजल्ट CBSE का आया, कुछ दिन पहले 12th का आया, अभी 10th का आया है। बहुत सारे तेज़ बच्चे हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन में आए। मैं उन बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि एक सर्टिफिकेट जो है कागज़ का टुकड़ा है, आपके अंदर अनंत शक्ति है, आप में तमाम ताकत है। उस कागज़ के टुकड़े से उसका एवल्यूशन नहीं कीजिए,
सीबीएसई कुछ टर्म ऑफ कंडीशन बांध दिया था, 3 साल के रिजल्ट के आधार पर तीनों को बाउंडिंग करके लेना था। स्कूल की भी मजबूरियाँ हो गई, बहुत सारे स्कूल प्रॉब्लम में आ गया और उसके इम्पैक्ट जो है बच्चों पे भी पड़ा। तो मैं बच्चों से खासकर कहना चाहूँगा, इससे हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। पुनः आप अगर जिस विषय में आपका मार्क्स कम है उसमें आप चैलेंज कीजिए और आप 100 में 100 अभी भी ला सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते रहता है, सब कुछ आते रहता है और कागज़ के टुकड़े से अपना मूल्यांकन नहीं कीजिएगा। आपके अंदर, बच्चों के अंदर तमाम शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियाँ हैं और आप अपने पर विश्वास कीजिए। अगर अपने पर कॉन्फिडेंस है तो आप सोचिए कि आप कभी भी अभी चैलेंज भी कर सकते हैं, उसमें भी आप 100 में 100 ला के दिखा सकते हैं। तो टैलेंटेड बच्चे को थोड़ा सा सफ़र किए हैं, थोड़ा बच्चे प्रॉब्लम में आए हैं, लेकिन उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इससे आप हताश और निराश नहीं होइएगा, आप अपने क्षेत्र में डाइवर्ट नहीं होइएगा, लगे रहिएगा। 10th है, फिर 12 आएगा, फिर आगे है यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट कमीशन और आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म आएगा। और वैसी स्थिति में इस मार्क्स से आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने टैलेंट को रखिएगा, आप यूपीएससी में टॉप कर सकते हैं, आप आईआईटी में टॉप कर सकते हैं, आप मेडिकल में टॉप कर सकते हैं, आप बैंकिंग में टॉप कर सकते हैं, कोई भी सर्विस है आप उसमें टॉप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। इसलिए रिक्वेस्ट है बच्चों से कि बहुत बड़ा नहीं, अगर बहुत घुटन भर रहा हो तो फिर चैलेंज कीजिए और चैलेंज में फिर 100 में 100 मार्क्स ला के दिखा दीजिए। ऐसी सीबीएसई देखो मेरे अंदर ये टैलेंट था। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को निराश नहीं होना है और पेशेंस के साथ पढ़ते जाना है। सही बात है सर, आपने जो मोटिवेट किया ये बहुत अच्छा है और उनके लिए शायद मैं भी समझता हूँ कि उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, वो हताश नहीं होंगे। अब दूसरी सवाल मैं थोड़ा इस पे आता हूँ कि सर बहुत सारे कंपटीशंस हैं अभी जी। और भीड़ बहुत बढ़ गई है और कंपटीशन भी टफ हो गया है, कहीं लोग पिछड़ते भी जा रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में भी लोग हताश हो रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में भी और सीमित साधन हो गए हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे उनके लिए जो तैयारियाँ करते हैं? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर जो मजदूरी दिया जा रहा है उस पर भी काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर काम नहीं मिले तो इसको हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसी स्थिति में मैं बच्चों से कहूँगा कि आज भी टैलेंट को बढ़ाना है। अगर पानी को 100 डिग्री पर ही करेंगे तो पानी खोलना स्टार्ट होगा, 100 डिग्री से कम रहेगा तो पानी नहीं बॉयल होगा। उसी तरह से बच्चों को आज तो अपार संभावना है, अपने टैलेंट को बढ़ा देना है। अगर जिस दिन आपका टैलेंट बढ़ जाएगा वैसी स्थिति में 10-10 ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ जाएगा। आज हम लोग क्या करते हैं, आज भी बच्चों को मैं देखता हूँ 20% 30% बच्चे में परफेक्ट कंपटीशन होता है, 70% दिखावा के लिए बच्चे काम करते हैं, नहीं होता है। और जिस दिन जुनून हो जाएगा, आज भी नौकरी की है संभावना है। जिस रफ्तार में हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस रफ्तार से रोजगार के साधन नहीं बढ़ रहे हैं। अब ज़रूरत है कि आप कितना टैलेंटेड है, कितना योग्य है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अपने टैलेंट को बढ़ाना है। और खासकर माता पिता को मैं एक कहना चाहूँगा कि वैसे माता पिता जो बहुत अच्छे अपने बच्चे को तालीम दिए, शिक्षा दिए, गाइड करते रहे, आज उनका बच्चा बहुत कम समय में पोजीशन पकड़ लिया। तो माता पिता से रिक्वेस्ट है, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने टैलेंट को बढ़ाइए। जो भी टैलेंट आपका रहेगा, पूरा इंडिया नहीं पूरा विश्व में अभी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। आज भी विश्व जो है बहुत जगह पर संभावनाएं हैं। आज भी रिसोर्स पर्सन का अभाव है, टैलेंटेड लोगों का अभाव है। आज विश्व, पहले हम लोग अपने राज्य में रहते थे, अपने अगल बगल रहते थे और आज विश्व का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो अगर टैलेंटेड आप हैं, आपका नॉलेज का लेवल जब बढ़ गया, आप रियल में नॉलेजेबल हो गए, तो सभी जगह आपको रोजगार की संभावना है। और अब लाख में नहीं, हज़ार में नहीं, लाख में नहीं, करोड़ों में पैकेज आने लगा है। और मेरे ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं जो करोड़ों पैकेज पर, उन पर फक्र है सर। आज 17 कंट्री में मेरे लगभग शिष्य हैं और फक्र है। कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत कुछ अच्छे पोस्ट पर है, तो बड़ा आनंद आता है। तो मैंने उस बच्चे पर माइन्यूटली अध्ययन किया कि क्या अंतर है और लड़कों में उसमें, तो रियल में डिजर्व करते थे। उन बचपन के दिनों में 10th 9th 11th 12 में भी डिजर्व करते थे, अनुशासित थे, बैलेंस थे, लोगों को रिस्पेक्ट करते थे और उसी रिस्पेक्ट से अपने पढ़ाई को भी रिस्पेक्ट करते थे। और आज बहुत, और जो नहीं किया ना रिस्पेक्ट ना इधर उधर, तो आज भी उनका ज़िंदगी अनबैलेंस हुआ है। और अगर बचपन से ही बच्चे बैलेंस रहेंगे और उनका विजन क्लियर हो जाएगा तो दुनिया का कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां उसको बुला के अपने पास रखेंगे। विदेश में जगह है, देश में जगह है, अच्छा बनना है, अच्छे लोगों का सब जगह पूछ होता है, इसलिए अच्छा बनना है। बी ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया।
जी, मतलब बच्चों में अगर जुनून हो जोश और हो। उसमें लगन हो, जी। जोश हो, तो वो मुकाम को हासिल कर सकते जी, हैं। जी, जी। अच्छा सर, एक पूछने का तो बहुत मन है, लेकिन एक आखिरी सवाल, समय का भी अभाव है। जी। आखिरी सवाल ये है कि मतलब आप तो शिक्षाविद रहे हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत शिक्षा के क्षेत्र में आपने जाना है और बहुत कुछ किया है। क्या पहले से अभी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ गुंजाइश है सुधार करने की, आपके नज़रिए से ठीक है क्या है? देखिए, अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी सरकार के द्वारा आ गया। पहले हम लोग के ज़माने में थोपा जाता था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है। मेरे भी पिताजी कहा कि नहीं, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ना था, और हमको आईएएस बनना था। हम आर्ट पढ़ना चाहते थे, पिताजी कहे नहीं बेटा पढ़ना है। तो आज भी पेरेंट्स का दबाव, अब नई शिक्षा नीति में थोड़ा चेंज आ गया है कि बच्चा कोई भी विषय लेके पढ़े, बच्चा पढ़े। अब पढ़ो, कोई भी विषय तुम लेके पढ़ो, लेकिन पढ़ो, अच्छा करो, जिस फील्ड में हो अच्छा करो। तो बहुत दिनों के बाद माननीय रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के विजन को मैं सैल्यूट करता हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर जो भी है सैल्यूट करता हूँ कि अपने शिक्षा नीति आई है, लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है उसको देखना है। उतना व्यवस्था हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केवल कागज़ पर घोड़ा दौड़ाने से काम नहीं चलेगा। व्यवहारिक रूप में हमारा आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी लड़का पढ़ सकता है, तो व्यवहार में बच्चों का मैनेजमेंट सही हो रहा नहीं। ये केवल रिसर्च सेंटर हमारे देश में कुछ चरवाहा विद्यालय भी आया था, कंसेप्ट आया कि लड़के गाय भैंस चराएंगे पढ़ेंगे, लेकिन टाइम फीस हो गया। उस दिनों में बीबीसी लंदन सुनाता करता था, और बीबीसी लंदन इस कार्यक्रम को बहुत अप्रिशिएट किया। मैं भी सुन रहा था कि अरे वाह, बहुत इतना अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन कंसेप्ट जीरो हुआ। तो शिक्षा नीति बने, कागज़ पर नहीं बने, व्यवहार रूप में। इंडिया चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पर बड़े कंट्री में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो व्यवहार रूप में, व्यवहारिक रूप में कैसे हम लोग अच्छा करें। हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा भी आई थी, लेकिन नहीं कारगर हुआ। अब नई शिक्षा नीति आई है, लागू हो रहा है। लागू होने के बाद कितना अच्छा से हो रहा है, आने वाला समय बताएगा, और इस पर हमारे नेता, टीचर्स, सबको ये होगा। और वैसी स्थिति में बच्चे का टैलेंट अब तीसरे तरीके से आएगा, तीसरा समीकरण बनने जा रहा है। तो आने वाला समय बताएगा कि कैसे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, और कितना आगे दुनिया बढ़ रहा है। बहुत सारे दर्शक आपसे रूबरू हो रहे हैं सर, तो एक आप बिहार नाउ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? जी हाँ, बिहार नाव के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि आपस में भाईचारे को बढ़ाए। आज भाईचारा खत्म हो जा रहा है, प्रेम मोहब्बत खत्म हो जा रहा है। सारे लोग अपने फेरा में है, बढ़ते जा, मैं दुनिया बाढ़ में जा रही नहीं। जब तक लोगों के बारे में आप नहीं सोचिएगा, अपने बारे में सोचिएगा, तो पशु केवल अपने बारे में सोचता है। आप किसी जानवर को देखिए, मैं भी कुत्ता पाला हूँ, केवल अपने बारे में सोचता है, मावली के भी वफादार होता है, लेकिन पहले अपने बारे में सोचेगा। उसी तरह से हमें जानवर नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है। मरा वही नहीं कि जो जिया ना आपके लिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो आप अपने लिए तो सब लोग अपना काम कर रहे हैं, जानवर भी कर लेता है। आप सोसाइटी के लिए, राष्ट्र के लिए, मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, आप जिस देश में हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर आप सबके बारे में सोचते हैं तो ऐसी स्थिति में एक अलग राष्ट्र का पहचान होगा, एक अच्छा। तो इस बिहार नाव के माध्यम से बहुत, इस चैनल वाले को, इनके विजन को मैं सैल्यूट करता हूँ। इनका विजन कितना तगड़ा है, कोई अलूल जुलूल नहीं न्यूज, केवल अच्छे अच्छे पर्सनालिटी किस पर लाते हैं, तो विजन बहुत तगड़ा है। तो हर एक व्यक्ति अगर विजन की दृष्टि से आगे आए तो राम राज आएगा, धरती पर स्वर्ग आ जाएगा, सभी लोग भाईचारे से मिलने लगे, और सभी लोग जब खुशहाल होंगे, हम कितना धन संपत्ति है, लेकिन चेहरे पर अगर मुस्कान है तो सब जीरो है। इसलिए चेहरे पर मुस्कान आना चाहिए, सब लोग खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, और यही हमारी शुभकामना भी है। सर, आप हमारे बिहार नाउ के चैनल पर आए, और आप तो विजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे मशहूर शिक्षाविद और बहुत पुराने जाने माने जिन्होंने अपने विचारों से आपको रूबरू कराया, श्री उमेश सिंह चौहान। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी अगले शख्सियत से, तब तक के लिए नमस्कार।